राइट। तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा है यहाँ पर? अब तक हमने ये स्टडी कर लिया पूरी तरह से कि यस, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका नंबर किस तरह की सेल्स में ज्यादा है और किस तरह की सेल्स में कम है। यस, आई विल टेक वन डाउट एंड मूव अहेड, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यस बच्चों, व्हाट गिव देम कलर। अच्छा आकांश, ये बात तो अच्छी है, मैं आपको बताया तो आयरन एक ऐसा मिनरल है एग्जैक्टली व्हिच गिव कलर, ठीक है। जो ब्राउन कलर आ रहा है दैट इज ड्यू टू आयरन की वजह से आ रहा है, उसमें आयरन ज्यादा है एज कंपेयर टू द व्हाइट फैट वाले टिश्यूज में, दैट्स व्हाई गिव दैट पर्टिकुलर कलर। तो जो कलर है दैट इज ड्यू टू द आयरन, ये कहा गया है। ये बहुत एडवांस पॉइंट है बच्चे, बहुत एडवांस पॉइंट है, लेकिन आपको अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं एक दो चीज आपकी एडिशनल आपके जो केवीपी एग्जाम दोगे या एनटीएससी दोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मैं थोड़ा सा ट्रेन करता रहता हूं, साथ साथ कुछ ऐसी चीजें बताता रहता हूं जो आपको वहां पर हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? चलो आगे मूव करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, यहाँ आपको नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सी, जो सेल्स हैं ये सेल्स कैसी हैं बच्चों? These tissues are present in this tissue, round cells are present and globules। तो इन सेल्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल कहां पर है? तो ये जो फैट ग्लोब्यूल दिख रहा है, ये अगर देखें डायग्राम में देखो यहाँ पर ड्रॉ किया ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज फैट ग्लोब्यूल्स। अगर यहाँ देखो तो ये वाला जो फैट ग्लोब्यूल जो ब्राउन कलर का दिख रहा है एग्जैक्टली पोर्शन पूरा पूरा सेल के अंदर, दैट इज योर फैट ग्लोब्यूल्स। तो फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर ही तो फैट प्रेजेंट होती है, इट मे बी व्हाइट इट मे बी ब्राउन, दोनों ही कंडीशन में कोई भी फैट हो सकती है, व्हाइट या ब्राउन हो सकती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। नाउ कबीर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। नाउ बच्चों अभी तक आपने एडिपोज टिश्यू पढ़ा। एडिपोज टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू था जिसको हमने स्टडी किया, जिसके अंदर आपने क्या क्या स्टडी कर लिया, जिसके अंदर आपने स्टडी कर लिया प्रॉपर इसका फैट कहां प्रेजेंट होता है ना, फैट कहां प्रेजेंट होता है एग्जैक्टली। एंड दो तरह के फैट हो सकते हैं, दो तरह के फैट कौन से? सर इज देयर फैट वैक्यूल, कह सकते हो फैट वैक्यूल, लेकिन वहां पर हम इसको जनरली आकांश हम इसको फैट ग्लोब्यूल कहते हैं। वैक्यूल वर्ड बहुत ज्यादा प्लांट के केस में यूज किया गया है, आपने सुना होगा प्लांट में देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो आपका फूड स्टोर कर सकता है, जो सैप स्टोर कर सकता है, जो वाटर स्टोर कर सकता है, जो एयर स्टोर कर सकता है। तो वहां पर वर्ड ज्यादा यूज हुआ वैक्यूल टर्म, और यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे स्पेसिफिकली ग्लोब्यूल वर्ड यूज कर रहे हैं रेदर देन वैक्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हम स्पेसिफिक कैटेगरी में यूज करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो आकांक्ष वाला पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक सो। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट हमने करा कि यस विच, अब एक चीज और देखो कि ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये न्यूक्लियस थोड़ा साइड में शिफ्टेड हो गया है। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपका मेजर पोर्शन सेल का फैट से स्टोर्ड है, वहां फैट स्टोर्ड है, राइट। तो आपका न्यूक्लियस जो बाउंड्री की तरफ पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया है। नाउ मूव टुवर्ड द स्केलेटल टिश्यू में हम ही जानते हैं स्केलेटल टिश्यू के अंदर कि यस दिस स्केलेटल टिश्यू इज हार्डन्ड कनेक्टिव टिश्यू, या एक ऐसा जेनेटिक टिश्यू है जो बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? ये रीजन ये है क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है, जैसे हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स पढ़ी थी, वो कैसी थी? आपने कहा था सर वो एग्जैक्टली जो मैट्रिक्स है काफी लूज है, उसके अंदर सेल्स जो प्रेजेंट है दूर दूर हैं। लेकिन जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होगी वो काफी हार्ड होगी, उसमें सेल्स काफी कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस मैट्रिक्स में मिनरल्स का डिपोजिशन होगा। क्या होंगे? मिनरल डिपॉजिट होंगे, और मिनरल्स की डिपोजिशन जैसे कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, कैल्शियम फॉस्फेट्स हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड अदर मिनरल्स आल्सो, तो वो डिपोजिशन मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन आपका जो मैट्रिक्स है इट इज हार्ड। अब वो हार्ड है, सेल वहां लोकेटेड है मैट्रिक्स में, तो आपका एज ए होल पूरा टिश्यू कैसा बन गया? इट बिकम हार्डन्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है पॉइंट? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्केलेटल को, स्केलेटल मूव कर रहा है, और सब बॉडी का जो पूरा फ्रेमवर्क है, पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, इसमें क्रैनियम आ रहा है, हेड वाला रीजन क्रैनियम है, एंड दिस योर
अगर ये पूरा पार्ट स्टडी करें, जैसे ये क्रैनियम एग्जैक्टली हो गया, यहाँ पे रिब केज हो गया, ये आपके आर्म बोन्स हो गए, राइट, ये आपके फीमर बोन्स हो गए, राइट, तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर फॉर्मिंग योर स्केलेटन, कंप्लीट फ्रेमवर्क। अब ये कैसा बना हुआ है, ये बोन का बना होगा या कार्टिलेज का। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो बाद में लेटर ऑन रिप्लेस्ड विद द बोनी टिश्यू, ठीक है। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ रहे हैं और वो हम स्केलेटल पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि कार्टिलेज और बोन दोनों चीज हम कंसीडर करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, स्केलेटल टिश्यू में दे फॉर्म इंटरनल स्केलेटन एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, जो बात हमने कर ली। दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सम बॉडी ऑर्गन्स। कुछ ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जिनको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, इसको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हार्ट की लोकेशन इस रिब केज के इस तरफ यहाँ पर लोकेट होती है, ठीक है, यानी रिब केज इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, प्लस और दे रहा है। हमारा लंग्स जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए काफी, तो ये जो रिब केज आप देख रहे हो, रिब केज के अंदर ही आपका लंग की लोकेशन होती है और लंग्स में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत से वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको प्रोटेक्शन आपका प्रोवाइड कर रहा है। बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परफॉर्मिंग द बॉडी मूवमेंट एज वेल। चलिए, एक पॉइंट अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इट इज ऑफ टू टाइप। कैसा होता है बच्चों, दो तरीका का होता है। नंबर 1 इज योर कार्टिलेज एंड नंबर 2 इज योर बोन। कार्टिलेज की बात जब आती है तो हम ये समझते हैं कार्टिलेज में ये थोड़ा सा बोन की कंपैरिजन में थोड़ा स्मूथ रहता है, थोड़ा जेली नेचर रहता है, इसमें कम रहती है, इसमें हार्डनेस कम होती है। तो कार्टिलेज को स्टडी करते हो तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता है कार्टिलेज कैसा है भाई, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रिशल, ग्रिशल भी कहते हैं, थोड़ा चमकदार भी होता है, थोड़ा चमकदार। अगर एक हाइलाइन कार्टिलेज की बात करो, एक हाइलाइन कार्टिलेज जो एक स्पेसिफिक टाइप की वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्टिलेज है हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि आपकी स्ट्रैकिया में मिलती है ना, इसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश होता है ना, चमकदार ग्लॉसी ब्लूइश कलर होता है, ओके राइट। तो इट सिक्रीट्स स्मॉल ग्रुप ऑफ राउंडेड स्पेशल सेल्स नॉन कार्टिलेज सेल्स। अब ये हमारा जो कार्टिलेज है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज सेल। अब कार्टिलेज सेल का अगर कोई साइंटिफिक नेम पूछना चाहे कि भाई सर साइंटिफिक नेम क्या होता होगा, कुछ तो नाम होगा उसका, तो मैं आपको मेंशन कर देता हूं जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल करेगा। दैट इज योर कॉन्ड्रोसाइट, दैट इज योर कॉन्ड्रोसाइट, CHONDROCYTES। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है बच्चों, कॉन्ड्रोसाइट्स आर नथिंग, दीज आर द कार्टिलेज सेल, इसको हम कार्टिलेज सेल कहते हैं। अगर वर्ड याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आगे तो पढ़ोगे जब आपको याद करना ही करना है। तो मैं तो आपको प्री एक्सपोज कर रहा हूं वर्ड से, अगर याद होता है बहुत अच्छी बात, नहीं तो चलेगा, तो काम चलता ही है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है बच्चों, कॉन्ड्रोसाइट आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेज, तो इसको कार्टिलेज सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें समझ आता है, कार्टिलेज सेल्स जो हैं एग्जैक्टली इनको कॉन्ड्रोसाइट हमने कहा। दूसरी बात आती है सेल्स जो होते हैं कवर्ड बाय फाइब्रस शीथ एंड रिमेन एम्बेडेड मैट्रिक्स। मतलब ये हो गया, मान लीजिए अगर मैं ड्रॉ करूं डायग्राम, ये मेरे पास एक कार्टिलेज सेल है, ये मेरे पास दूसरी कार्टिलेज सेल है, ये मान लीजिए मेरे पास ऐसे और कार्टिलेज सेल्स पड़े हुए हैं लाइक दिस। ये जनरली एक के ग्रुप में, दो के ग्रुप में, एक अकेले हो सकते हैं, दो या तीन के गुच्छे में भी हो सकती है प्रेजेंट। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं कहां प्रेजेंट होती हैं, मतलब इनके चारों तरफ अगर कहें इनके सराउंडिंग में एक शीट प्रेजेंट होती है, फाइब्रस शीट। चलो एक फाइब्रस शीट बना लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा फाइब्रस शीट की सराउंडिंग बना ली, तो मैंने कहा ये फाइब्रस शीट इस तरह से ऐसे करके हमने बना ली। तो फाइब्रस शीट क्या है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है, किसको, आपकी कार्टिलेज सेल्स को प्रोटेक्शन दे रही है, दिस इज योर फाइब्रस शीट। तो यहाँ भी फाइब्रस शीट बना लेते हैं ताकि हम लोकेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यार हाँ एग्जैक्टली हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गई, फाइब्रस शीट, राइट। और अंदर वाला क्या हो गया ये हमारा, दिस इज योर कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज सेल लिख दो, आपके आसान रहेगा याद करना, कार्टिलेज सेल कह लो या कॉन्ड्रोसाइट कह लो। तो कॉन्ड्रोसाइट हो गया, कार्टिलेज सेल्स हो गए। अब ये सारी सेल्स किसी ना किसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी, तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है बच्चों, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो मैट्रिक्स बना लेते हैं, साइड साइड में सारी यूनिटी है, तो हमने क्या किया, ये सारा एरिया जो है मैट्रिक्स को दे दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल मैट्रिक्स।
जिस मैट्रिक्स के अंदर हमारे जो सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, प्रेजेंट है। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर क्लियर हो रही होगी कि कॉन्ड्रोसाइट कैसी होती हैं, कार्टिलेज सेल कैसी होती हैं, वो ओवल होती हैं, एक या दो के साथ बिच्छे में इकट्ठी होती हैं, इनके सराउंडिंग में एक फाइब्रस शीट होती है और ये एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। तो अल्टीमेटली मैट्रिक्स थोड़ी स्मूथ होती है। जैसे डायग्राम देखो, यहाँ पे आपकी बुक का डायग्राम है, वो डायग्राम मैंने बनाया, ये बुक आपकी बुक का डायग्राम है, जहां पर देखिए ये आपका क्या हो गया, ये एक कार्टिलेज सेल्स हो गई, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट कह सकते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ये दो वर्ड यहाँ पर है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी यूज है, कॉन्ड्रोसाइट भी है, बच्चे कंफ्यूज ना होना, बता देता हूँ। कॉन्ड्रोब्लास्ट की तो बात करते हैं सबसे पहले, कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कॉन्ड्रोसाइट्स को बनाएंगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट फॉर्मिंग सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, या कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मीनिंग होता है फॉर्मिंग, ब्लास्ट का मीनिंग होता है फॉर्मिंग, कोई चीज फॉर्म कर रही है। तो हमारी जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कार्टिलेज सेल हैं, वो जिस सेल से बनेंगी उन सेल्स को हम कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल कहेंगे। तो देखो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल यहाँ पे इंडिकेट की गई है और ये सारी जो है आपकी, अब मैं मेंशन करूं, चलो इसको बना ली, कॉन्ड्रोसाइट्स हो गई, ये सारी कॉन्ड्रोसाइट्स होगी बीच बीच में, और कॉन्ड्रोसाइट की चारों तरफ फाइब्रस शीट हो गई, और ये क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली, ये बीच में जो मैट्रिक्स हो गया पूरा। अब लैक्यूना एक वर्ड यहाँ पर है, लैक्यूना क्या है, लैक्यूना को देखो, लैक्यूना को थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर, कि लैक्यूना वर्ड काफी जगह यूज हुआ आपके लिए और आपको वर्ड ये क्लियर होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉन्ड्रोसाइट ये है, एक कॉन्ड्रोसाइट ये है, दो कॉन्ड्रोसाइट आपके पास ये प्रेजेंट है, ये कॉन्ड्रोसाइट एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है, यस, ये कॉन्ड्रोसाइट बच्चों एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए ये एरिया आपका इस तरह से ये वाला एरिया हो गया, तो हमारी कॉन्ड्रोसाइट जिस एरिया में, जिस लोकेशन में प्रेजेंट है, उस एरिया को हम लैक्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्यूना। तो ये लैक्यूना जो वर्ड है आपका यहाँ पर जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस लैक्यूना इज व्हाट, दिस इज द स्पेस, दिस इज द स्पेस exactly where your chondrocyte यानी कार्टिलेज सेल इज प्रेजेंट। कार्टिलेज सेल जहां प्रेजेंट है उस स्पेस को लैक्यूना कहा गया है। तो मेरे पास कहीं कहीं पर एक ऐसा लैक्यूना है जिसमें अंदर एक ही सेल है, जैसे यहाँ पर एक ऐसा लैक्यूना है जहाँ पर ओनली वन सेल है, राइट, ये रहा वन सेल। इसके पास ऐसे बहुत से लैक्यूना है जहाँ पे चार चार सेल है, देखो यहाँ पर एक सेल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो इट मे वैरी क्योंकि हमारी कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज सेल जो है सिंगल भी प्रेजेंट हो सकती हैं और ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। पर आपको पॉइंट क्या याद करना है, पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को कहा जाता है, यानी ऐसी सेल जो कॉन्ड्रोसाइट को बनाएंगी, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, कार्टिलेज सेल्स हैं, आपकी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और मैट्रिक्स में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है बच्चों, वो अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, आपकी बुक में मेंशन है, द प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड योर मैट्रिक्स इज योर कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो ये देखो मैट्रिक्स यहाँ मेंशन की गई है, इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है पूरा, इस मैट्रिक्स में एक स्पेशल प्रोटीन है, दैट इज द कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन आपको माइंड में रखना है कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहाँ मिलती है, कॉन्ड्रोसाइट से याद कर लेना, कॉन्ड्रोसाइट से कॉन्ड्रिन प्रोटीन का नाम याद हो जाएगा, यानी कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स में प्रोटीन मिलेगा दैट इज कॉन्ड्रिन प्रोटीन, एग्जैक्टली। तीसरी चीज जो आप याद रखोगे दैट इज व्हाट, कि द प्लेस, द स्पेस जहां पर आपका कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज सेल प्रेजेंट है, उस स्पेस को लैक्यूना कहते हैं। तो दिस इज योर लैक्यूना, राइट, यहाँ पे आपका लैक्यूना आपका हो गया। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आपके सारे क्लियर हो गए हैं। और ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये आपका हाईलाइन कार्टिलेज का है, किसका है, हाईलाइन कार्टिलेज। अभी मैंने कई बार वर्ड आपके सामने लिया था हाईलाइन कार्टिलेज और हाईलाइन कार्टिलेज। बच्चों हाईलाइन कार्टिलेज क्या है, आपकी ग्लॉसी होती है, चमकदार होती है, ग्लॉसी होती है। कहाँ मिलती है हाईलाइन कार्टिलेज, तो हाईलाइन कार्टिलेज मिलती है आपकी ट्रैकिया में। कहाँ मिलती है, ट्रैकिया वाले रीजन में। हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, ये लॉन्ग बोन्स है, मान लीजिए लॉन्ग बोन का जो टर्मिनल रीजन होता है उस टर्मिनल रीजन में मिलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज मिलती है लोकेशन वाइज। तो देखो जरा, ये मैंने एक लॉन्ग बोन बना दी बच्चों, ये क्या बना दी मैंने, लॉन्ग बोन बना दिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से लॉन्ग बोन बना दी। ये तो बोन हो गई। अब बोन के जो टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन कौन सा हो गया, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, एपिफाइसिस वाले पोर्शन के पास में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो टर्मिनल पोर्शन है यहाँ पर कुछ एक कार्टिलेज बना दी है। दिस इज द कार्टिलेज एग्जैक्टली, जो ग्रीन कलर से ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये।
तो कार्टिलेज इस लॉन्ग बोन के ऊपर यहाँ प्रेजेंट है। दिस कार्टिलेज इज व्हाट, दिस इज योर हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है ये? हाइलाइन, HYAINE, हाइलाइन कार्टिलेज, राइट। तो बच्चों हाइलाइन कार्टिलेज लोकेशन क्लियर हो गई। इसके अलावा आपके एपिग्लॉटिस, ये जो पोर्शन है ट्रैकिया का वहां प्रेजेंट है, काफी जगह लोकेटेड है। इवन एक बात और बता दूं, जो न्यूबॉर्न बेबी के जो बोन्स होते हैं या अभी बेबी बर्थ नहीं लिया, द मदर है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका जो बोन तो होता है, ये कार्टिलेज होता है पूरा सारा जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल बोन, वो बोनी नाम के कार्टिलेज बना होता है। वो कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलाइन कार्टिलेज होती है। यही हाइलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, फॉस्फेट सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, और ये अब कन्वर्ट हो जाती है बोन में। हमारी कॉन्ड्रोसाइट सेल बोन सेल से रिप्लेस हो जाती हैं और आपका कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाता है बोन में। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस। अभी आप, मैंने माइक बंद किया सभी के लिए। तो कबीर, मन्यू, आकांक्ष एंड एवरीबॉडी प्लीज टेल मी कि यहाँ तक आपका जो कोई डाउट, कोई वर्ड आपको जो मुश्किल लगा तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सभी? ओके सर एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया। मन्यू ने कबीर, हाँ कबीर, मैं आपको एक बार और दोबारा बता देता हूँ, बहुत इजी सा है ना। एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपका बीच में कनेक्शन हट गया था, मैंने देखा था, दोबारा अटेंड किए, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इजी है, समझ आ जाएगा आराम से। आप ये समझना पहले कि हमारे पास जो स्केलेटल टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू में अगर हम ये बात करते हैं तो ये स्केलेटल टिश्यू बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। इसमें दो तरह के सेल्स हो सकते हैं या दो तरह के स्केलेटल टिश्यूज हैं जनरली जो स्केलेटन बना रहे हैं। एक तो होगा कार्टिलेज, जो की बात यहाँ पे हो रही है, दूसरा हो सकता है बोन। ठीक है, कार्टिलेज जो होती है, अगर कार्टिलेज को स्टडी करें पहले तो कार्टिलेज थोड़ी ग्लिशल्स कहते हैं, ग्लिशल्स भी कहते हैं क्योंकि चमकदार होती है, काफी ज्यादा चमकती हैं ये ग्लिशल्स, राइट। वन डाउट वी हैव, यस चैट में कहते हैं आप लोग। ओके आकांक्ष, आपके पास वॉइस क्रैक कर रही है। कबीर, आपकी तरफ वॉइस अभी ठीक आ रही है? यस बच्चों, वॉइस कैसा आ रहा है अभी बताओ। एक बार अगर रिफ्रेश कर सकते हो तो रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि रिफ्रेश करने से मेरे को तो सही आ रही है। ओके कबीर, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको क्लाउड में भी रखा हुआ है, आप वहां से भी इसको एक बार दोबारा जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं आपके पे भेजूंगा। मेरे को अपने अपने नंबर पर, अपने नंबर से मेरे वाले नंबर पर आप एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज देना। ठीक है, तो मैं इसका लिंक आपको सेंड करूंगा ताकि। चलिए अभी हम आगे चलते हैं और मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को सभी के लिए, ताकि किसी का कुछ बीच में छूट गया होगा तो आप वो रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों कार्टिलेज में अगर कार्टिलेज की बात करते हैं तो कैसी है? इट आल्सो कॉल्ड ग्लिसल। ठीक है, चमकदार होती है, ग्लिसल कहते हैं इसको। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में, एक सेल के फॉर्म में या दो सेल के फॉर्म में इकट्ठी प्रेजेंट हो सकती है मैट्रिक्स में। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, ये ब्लू कलर का मैट्रिक्स है पूरा। ठीक है, ये ब्लू कलर का क्या है आकांक्ष का? वही होता है इशू, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये सेल्स प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल है? ये कार्टिलेज सेल है। ये कैसी? कार्टिलेज नंबर 1 है, कार्टिलेज नंबर 2 है सेल का, कॉन्ड्रोसाइट है 1 और 2। और बाहर क्या है इसके बच्चों? बाहर जो येलो कलर का बनाया है, दिस येलो कलर इज व्हाट? फाइब्रस शीट। क्या है ये? फाइब्रस शीट। तो हमने ये सीखा कि हमारी कार्टिलेज सेल सराउंड होती हैं एक फाइब्रस शीट से। अब इसके बाद एक पॉइंट और समझा था हमने, वो क्या था? वो ये था कि मान लीजिए ये कार्टिलेज सेल जिसके सराउंडिंग में फाइब्रस शीट है, एक मैट्रिक्स के अंदर लोकेट होगी, तो मैट्रिक्स में एक स्पेस ऑक्युपाई करेगी, है मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेस ऑक्युपाई करेगी। वो स्पेस जहां पर हमारी कार्टिलेज सेल प्रेजेंट है, उस स्पेस को हम कहते हैं क्या? लैक्यूना। क्या कहते हैं बच्चों? लैक्यूना। तो लैक्यूना जो वर्ड है एग्जैक्टली, ये जो लैक्यूना वर्ड है आपके सामने, this is the space where your cartilage cell can control are residing। ठीक है, और ये अब लोकेशन की बात की जाए तो हाइलाइन कार्टिलेज हमारी बॉडी के जो फ्रेमवर्क है, हमारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके एपिकल पोर्शन पर, ये लॉन्ग बोन के इस वाले पोर्शन पर, लॉन्ग बोन के इस वाले पोर्शन पर, इसको एपिफाइसिस कहते हैं। कौन सा पोर्शन? एपिफाइसिस कहते हैं। हमारी लॉन्ग बोन के टर्मिनल पार्ट्स पर प्रेजेंट होती है हाइलाइन कार्टिलेज। इसके अलावा हमारे ट्रैकिया में भी है। ऐसे अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रेजेंट होता है। इवन जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो स्केलेटन होता है अंदर का, वो हाइलाइन कार्टिलेज का ही बना होता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं बोन्स को। बोन्स जो है बच्चों आप लोगों को पता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है।
कार्टिलेज से भी ज्यादा कांटेक्ट कौन होता है, बोन होता है, ठीक है। तो दिस टिश्यू अकर इन वर्टिब्रेट एंड फॉर्म द बोन, राइट। तो जो स्केलेटल टिश्यूज हैं इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, बोनी पार्ट जो है एग्जैक्टली वर्टिब्रेट में मिल रहा है। दूसरी बात, बोन सेल्स जो होती हैं एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, वो काफी हार्ड मैट्रिक्स होती है। दिस मैट्रिक्स इज वेरी हार्ड। कैसी है, बहुत हार्ड मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था कैल्शियम के सॉल्ट्स और फास्फोरस सॉल्ट्स जो हैं प्रेजेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट आपकी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो बोन है विच इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू काफी टफ, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बन जाता है। सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों यहाँ पर सर्कुलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये बोन है, दिस इज द बोन का एक पोर्शन बनाया हमने, बोन का एक पर्टिकुलर पोर्शन है। तो ये बोन के अंदर यहाँ जो आपको ये डॉट डॉट दिख रही है ब्लैक कलर की जो सर्कल्स में, दीज आर द सेल्स। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। आप देख रहे हैं सारी सेल्स जो है कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऑल दीस सेल्स आई एम ड्राइंग इन अ राउंडेड मैनर, है ना, सर्कुलर मैनर में इसको ड्रॉ किया मैंने, सारा सर्कुलर मैनर में ड्रॉ किया है। इसी तरह से एक सेल और दिखाया मैंने। तो हमारी जितनी भी सेल्स हमने देखा कि हमारी किस तरह से अरेंज है, वो सर्कुलर मैनर में ये सेल्स अरेंज हैं, कंसेंट्रिक मैनर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो कंसेंट्रिक मैनर में, सर्कुलर मैनर में एक पर्टिकुलर उस पर प्रेजेंट हैं। अंदर की तरफ बीच में कैनाल मिलता है, इसको हाइवर्शियन कैनाल कहते हैं। दिखाता हूं मैं कहां मिलता है कैनाल। तो ये आपका डायग्राम हो गया है आपके, ये बीच में एक कैनाल होगा, इस कैनाल का नाम है हेवर्शियन कैनाल, हेवर्शियन कैनाल, राइट। इस कैनाल में हमारे बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती है ना, ब्लड वेसल्स बोन के अंदर एंटर कर रही हैं, वो हेवर्शियन कैनाल के थ्रू ही पहुंचती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स हैं, नर्व सप्लाई है। तो हमारा जो बोन बन गया वो इस तरह की कंसेंट्रिक रिंग, इसी तरह की कंसेंट्रिक रिंग्स हैं बहुत सारी। जैसे यहाँ देखो डायग्राम में ये कंसेंट्रिक रिंग बन रही है, ये बनी रही है, ये रही बच्चों, ये रही बच्चों, यहाँ कंसेंट्रिक रिंग है, यहाँ कंसेंट्रिक रिंग है। तो ऐसी कई जगह बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग इकट्ठी हो रही हैं और आपस में भी एक कंसेंट्रिक रिंग दूसरी कंसेंट्रिक रिंग से कनेक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए ये कंसेंट्रिक रिंग है और इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं, यानी इस रिंग का हाइवर्शियन कैनाल इस वाले से कनेक्ट हो रहा है लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स कैनाल। तो ऐसे मान लीजिए ये वाला इससे कनेक्ट हो रहा है, तो आपस में भी कंसेंट्रिक रिंग की जो हेवर्शियन कैनाल है एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती है, जिसको हम ट्रांसवर्स कैनाल कहते हैं। तो ट्रांसवर्स कैनाल एक हेवर्शियन कैनाल को दूसरे हेवर्शियन कैनाल से जोड़ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है सर हेवर्शियन कैनाल क्या है? तो जितनी भी सेल्स हैं वो आपकी सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट हैं और इनके बीचों बीच एकदम सेंटर में जाए, एकदम बीचों बीच जाए, तो वहां पर एक ऐसा एरिया है जहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और सेल नहीं होती, ब्लड वेसल्स आती हैं, वहां पर नर्व सप्लाई वगैरह होती है। इस रीजन को हेवर्शियन कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट समझ आइए, कहां हमारी जो सेल्स होती हैं जिनको हम बोन सेल्स कहते हैं, और बोन सेल्स का जैसे एक साइंटिफिक नेम भी होता है, तो अगर वो याद हो जाए तो अच्छी बात है, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर ओस्टियोसाइट। क्या कहते हैं इसको? ओस्टियोसाइट्स। तो बच्चों जैसे कार्टिलेज सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहा गया था, वैसे ही बोन सेल को ओस्टियोसाइट कहा जाता है। चलिए, तो हमारी जो सेल्स हैं वो अरेंज हैं इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक सर्कुलर लेयर अराउंड द सेंट्रल कैनाल। ये हेवर्शियन कैनाल इज व्हाट? सेंट्रल कैनाल है बीच वाला। बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल स्पेसेस। बच्चों जैसे कार्टिलेज सेल थी कॉन्ड्रोसाइट से पिछले वाले आपके स्लाइड्स के अंदर इंफॉर्मेशन में वो एक लैक्यूले में प्रेजेंट थी, है ना, एक स्पेस में प्रेजेंट थी, वैसे ही हमारी जो बोन सेल है वो भी एक स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो स्पेस क्या होगा? वहां पर भी इसको नाम दिया गया लैक्यूना। तो लैक्यूना या स्मॉल स्पेस है जहां पर हमारा सेल्स प्रेजेंट होता है। चलो देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपके पास, ये बोन का डायग्राम है, ठीक है। अब बहुत सारी कैनाल आपस में रेडिएटिंग कैनाल के थ्रू जुड़ी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं, नाम दिया था आपका यस कि यो हेवर्शियन कैनाल है, हेवर्शियन कैनाल कनेक्टेड है ट्रांसवर्स कैनाल से, इसको रेडिएटिंग कैनाल भी कहते हैं। द लॉन्गर बोन्स लाइक आवर लिम्ब, जैसे मेरे पास मेरी लिम्ब्स हैं, जैसे फोर लिम्ब का मतलब हो गया हाथ और हिंड लिम्ब का मतलब हो गया पैर। हिंड लिम्ब मतलब पैर, फोर लिम्ब इज हैंड। तो हमारी जो लिम्ब बोन्स हैं, यानी ये लिम्ब की बोन्स हैं, ये लिम्ब्स हैं,
तो these limb bones have central hollow cavity, अंदर की तरफ बहुत hollow cavity होती है इनके पास में। This hollow cavity is filled with the bone marrow। तो आप लोग कहते हैं ना, जब कोई बच्चा नॉन वेज अगर खाता होगा तो उसको पता होगा कि बोन मैरो क्या होती है। डैडी कहते हैं चलो हमको सही है बोन मैरो जरूर खाना, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस होती है इसमें। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो अपनी लॉन्ग बोन के बीचों बीच एक होलो कैविटी होती है। दिस होलो कैविटी इज फिल्ड विद अ बोन मैरो, ठीक है। अब इस बोन मैरो में क्या होता है? फैट होता है, फैट सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं एंड ऑल। न्यूट्रिटिव मानी जाती है काफी ज्यादा। बोन सेल्स आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन which carry blood vessels and nerve। तो हम कहते हैं कि जो हमारी बोन्स के जो बीच में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वहां पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है और नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। और एक हेवोशिक कैनाल दूसरी हेवोशिक कैनाल से कनेक्टिविटी होती है बाय ट्रांसवर्स कैनाल के थ्रू। अब हमने यहाँ पर कुछ चीजें ये समझी कि कार्टिलेज कैसा होता है, बोन कैसा होता है। बोन के अंदर रिंग लाइक में अरेंजमेंट होती है सेल, और कार्टिलेज में फ्रीली कोई अरेंजमेंट नहीं होता, फ्रीली मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो बोनी मैट्रिक्स होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट के सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होती है। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं कि अब इन बेस पर क्वेश्चन थोड़ा स्टडी करते हैं। यस यस बच्चों, प्रीवियस स्लाइड आकांश बिल्कुल मिलेगा। देखो ये वाला प्रीवियस स्लाइड हमारा हो गया। यू वांट टू आस्क समथिंग? मैंने ओपन किया माइक आप लोगों के लिए। 1 सेकंड बच्चों। हेलो यस यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट आता है सभी का? डन है? आगे करें? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन स्टडी करो जरा, इसके आंसर ट्राई करना आंसर देने के। ये पूरे चैप्टर के बेस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग करना स्टार्ट करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू? टिश्यू के लिए सबसे करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है? तो आप लोग क्या कहोगे में कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है? नंबर 1 कहता है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ओके। बी ऑप्शन कहता है सिमिलर सेल व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सी ऑप्शन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। एंड डी ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो आप लोग क्या कहते हो? आप लोग क्या कहते हो? क्या होना चाहिए बेस्ट डेफिनेशन, राइट? आप लोग चैट में दो, जो आंसर देना चाहता है चैट में दे सकता है। अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर सभी लगाओ कि सर इसका आंसर ये होगा। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लगाओ कि सर ये होगा सर, ठीक है। मेरे पास आंसर हो गए हैं। सी बिल्कुल राइट है आकांश, आपने सही डेफिनेशन दिया है, एकदम बुक के अंदर जो डेफिनेशन है बिल्कुल वही लेना कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो वर्ड है ना स्पेसिफिक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, किसके थ्रू? ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू। वो सेल्स का ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। मे बी सिमिलर लेकिन मेजर चाहिए सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सिमिलर फंक्शन की बात नहीं आएगी, डिफरेंट फंक्शन की बात नहीं आएगी, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ये भी नहीं। सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शन, नॉट स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठी हो जाए और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, वो होगा टिश्यू, राइट। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट आंसर आपने मूव कर लिया, नेक्स्ट पे आओ। मैसेंटेरिक टिश्यू इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर 1 फ्लावर, ऑप्शन नंबर 2 टिप ऑफ लीव्स, ऑप्शन नंबर सी बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड ऑप्शन नंबर डी एट द रूट टिप। आप लोग सभी अपने चैट बॉक्स अपने कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर ट्राई करो, आंसर डालो बच्चों। कहां मिलेगा? मैसेंटेरिक टिश्यू इज फाउंड इन, क्या फ्लावर में मैसेंटेरिक टिश्यू होता है? क्या लीफ की टिप पे होता है? यस आई गॉट द राइट आंसर्स। क्या है देखिए जरा। आकांश का राइट आंसर आ चुका है कि टिप के लीफ पर दिया है। और भी ऑप्शन दे सकते हो, मैसेंटेरिक टिश्यू है, बच्चे टिश्यू है, और भी ऑप्शन देखो सभी, ट्राई करो सही आंसर देने की। कबीर ने दिया सी, ओके। आकांश ने दिया बी,
तो आप ध्यान आपको अगर ये होगा कि मैनेजमेंट टिश्यू क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, ये पता है हमें, बहुत डिवीजन बहुत फास्ट होता है इन सेल्स का, ठीक है। और तो उसके बेस पर ये कहां प्रेजेंट होंगे, तो कहेंगे यार ये रूट टिप पर, क्योंकि रूट टिप पर जो डिवीजन रिएक्शन होगा रूट की टिप पे होगा या शूट की टिप पे होगा। शूट टिप तो दिया नहीं है, फ्लावर तो परमानेंट होता है, वहां से कुछ नहीं, सेल डिवाइड कर रहे हैं। टिप ऑफ लीव्स, बच्चा टिप ऑफ लीव डिवाइड नहीं करती, टिप ऑफ स्टेम डिवाइड करता है, रैपिड डिवीजन होता है, या टिप ऑफ आपका रूट। तो राइट आंसर एट द रूट टिप, याद कर लेना, समझ लेना। मैस्टोमेटिक टिश्यूज आर फाउंड एट द एपिकल मेरिस्टेम के फॉर्म में। एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, नंबर 1 रूट टिप, नंबर 2 शूट टिप, नंबर 2 मैस्टोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, एट योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पर, जहां पर ब्रांचिंग हो रही है वहां पर, या लेटरल मेरिस्टेम जो ब्लड डिफ्यूज करता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा एट रूट टिप। सभी का मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन करें। हाँ, इसलिए कहां गलत हुआ, जल्दी बता, क्योंकि इस बार इसी तरह से गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं। तो आपका आंसर मिल गया सेकंड का डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। elongation in grasses occur due to the activity of, yes बताओ, जो हमारी ग्रासेस है वो elongate कर रही हैं, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रास था, ऐसे करके ग्रास यहाँ पर है, फिर आप देख रहे हो यहाँ से एक ब्रांचिंग निकला, यहाँ ग्रास बन गया, फिर एक ब्रांच निकला, यहाँ पे ग्रास बन गया। तो ग्रास जो elongate करती जा रही है, फैलती जा रही है, ठीक है, आप जानते हो ये कैसे होता है। तो एग्जैक्टली ग्रासेस का जो elongation हो रहा है सरफेस पर, फैलती जा रही है, वो किस वजह से, क्या लेटरल मेरिस्टेम है उसकी वजह से हो रही है, या प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, या इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, या एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। तो आप आंसर क्या दोगे, ये ब्रांचिंग हो रही है, ध्यान देना, ब्रांचिंग की वजह से ये फैल रहा है। अब मेरे ख्याल से आंसर आपके पास आना चाहिए, और सभी बच्चे अपने पर ट्राई करें, सभी स्टूडेंट ट्राई करें, अपने चैट बॉक्स के अंदर डालें आंसर सभी। आकाश ने आंसर दिया सी, एंड व्हाट अबाउट कबीर एंड अदर स्टूडेंट, सभी ट्राई करो बच्चों, सभी, ऑल ऑफ यू, मुझे सभी के आंसर चाहिए यहाँ पर। मैं बताऊं आपका आंसर, वैसे आपका आंसर सही है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जब भी ब्रांचिंग की बात हो रही है, ब्रांचिंग कहां पे होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो ब्रांचिंग हमारी जो ग्रासेस है वो फैलती है सरफेस के ऊपर, बिकॉज़ ऑफ द रैपिड ब्रांचिंग होनी शुरू होती है उसमें, दैट इज द रीजन। तो आंसर वुड बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following characteristic is not that of मेरिस्टेम। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक का नहीं है, मेरिस्टेम का नहीं है। Yes, try your question fast, try your answer, write down your answer fast, give your right answer. And सभी बच्चे स्टूडेंट्स ट्राई करें, all student write your answer in your chat box, अपने चैट बॉक्स में आंसर डालो बच्चे जल्दी से, देखते हैं कभी कौन कौन डाल के सही आंसर दे रहा है, कौन कौन अच्छा सही आंसर दे रहा है। आकाश ने दिया दोबारा से मेरे पास, ओके ठीक है, बाकी भी दो यार। Which of the following characteristics is not that of मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स का इनमें से चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट की बात हो रही है, आप लोग कंसीडर कर लेना, ध्यान। सेल्स आर स्मॉलर, ऑप्शन कबीर का आ चुका है, ठीक है। सेल्स आर स्मॉल, न्यूक्लिया आर लार्ज, सेल वॉल आर थिक, या इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। तो क्या कहोगे आप लोग, सेल वॉल थिक होना, क्यों भाई क्यों, सी वॉल बिल्कुल राइट था, बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने, है ना। रीजन क्या था, अगर सेल वॉल थिक होती तो क्या हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती, नहीं। मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेल वॉल पतली होनी चाहिए। प्राइमरी सेलुलर होता है उसकी होती ही नहीं मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो हम जानते हैं कि हमारी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो छोटी छोटी होती हैं, ये क्राइटेरिया है सेल का। सेल वॉल न्यूक्लिया बड़ा होता है, ये भी क्राइटेरिया है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। और इंटरसेलुलर स्पेस लगभग एब्सेंट होता है ये। लेकिन सेल वॉल जो थिक होती है, ये थिक लिखा है, थिक नहीं होती है। सेल वॉल थिन होती है, कैसी होती है, थिन होती है बच्चों। अगर थिन होगी तभी तो इजी डिवीजन हो पाएगा, अगर थिक होगी तो डिवाइड हो ही नहीं पाएंगी सेल, और डिवाइड नहीं हो पाएंगी तो सेल को मेरिस्टेमेटिक कैसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Question number 5, long and narrow thick cell which are not living
लंबी लंबी सेल्स हैं, पतली हैं, और विच आर नॉट लिविंग, जो लिविंग नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? यस, गिव मी द राइट आंसर, नॉट लिविंग। ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द राइट आंसर इन योर चैट बॉक्स। अपने चैट बॉक्स में डालो जल्दी से। सभी देंगे, सभी आंसर डालेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर रिवाइज किया तो आसानी से कर लोगे, रिवाइज किया तो आसानी से कर लोगे, डोंट वरी। यस आकांश, कबीर, ट्राई दिस, बहुत इजी है यार। देखो ना, लॉन्ग है, लंबी है, देखो ऐसे करके लंबी लंबी कर रही है ये, और कैसी है? ये लंबी है, पतली है, नैरो भी है, और इनकी वॉल कैसी है? वॉल थिक है, और ये कैसी है? डेड है। तो यार इनको डायग्राम देख के कोई याद आ गया? बहुत बार डिस्कस किया आप लोगों ने, क्या है ये बताओ? यस, दिस इज योर स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा नहीं बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की स्क्लेरेट जैसे सेल थी, लंबी लंबी, पतली, लॉन्ग थी, नैरो थी, और नॉट लिविंग, डेड। तो डेड कौन था? डेड तो स्क्लेरेन्काइमा ही थी ना। तो ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया? सी वुड बी योर राइट आंसर इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस करो बच्चों, और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6, मूवमेंट ऑफ पैसेज ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट है ना, पैसेज है, इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये एक स्पेशल टाइप की मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो क्या वो कार्डिक मसल है? पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है क्या वो अनस्टिरिएटेड मसल्स हैं, उन मसल में स्टिरिएशंस नहीं है। तीसरा कहता है क्या वो स्टिरिएटेड मसल्स हैं, उन पे स्टिरिएशंस आ रही है, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड के स्ट्रिप्स आ रहे हैं, या वो नर्व टिश्यूज हैं। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इस केस में? पहली बात तो कहां मिल रही है? वो इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कैसा है आपका? ये आपके वो ऑर्गन्स हैं जो आपके विश और विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। इनके पास जो मसल एसोसिएटेड हैं वो आपके विश और विल में अंडर कंट्रोल में नहीं आती हैं, वो इनवॉलंटरी हैं। तो जितने भी वाइटल ऑर्गन जो इनवॉलंटरी एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे मसल एसोसिएटेड हैं और वो इनवॉलंटरी हैं, आपके साथ आपके विश और विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्शन नहीं हो रहा सकता। तो इन दैट केस आपकी जो मसल्स होंगी वहां जो अटैच होंगी वो स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक है। और स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? अनस्टीरिएटेड होती है, उसमें स्टीरिएशंस नहीं मिलता, स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होगा? अनस्टीरिएटेड मसल्स होंगी ये सारी, जो आपके इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएट होंगी, जो कि फूड के मॉलिक्यूल्स को, फूड को आगे की तरफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके मूव कराएंगे। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर याद रखना है तो याद रख सकते हो, आगे काम आएगा ये वर्ड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है इस तरह की मूवमेंट को, ठीक है, जो कि स्पेशल टाइप की मसल से कंट्रोल होता है, जो कि अनस्टीरिएटेड टाइप की है, इनवॉलंटरी नेचर की है। क्योंकि कार्डिक मसल कहाँ मिलती है? हार्ट में मिलती है, तो आंसर कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। फिर आ जाओ स्टीरियर मसल्स पे, क्या होता है? स्टीरिएशंस होती है लाइट एंड डार्क बैंड्स की, और लाइट एंड डार्क की स्टीरिएशंस है तो स्केलेटल मसल में मिलता है, खासकर कैसे मसल में? स्केलेटल मसल्स में। अब इंटेस्टाइन में स्केलेटल मसल का क्या काम है यार, ठीक है। और नर्व टिश्यूज की बात करें तो नर्व टिश्यूज का इंटेस्टाइन को काम नहीं है, वहां इनर्वेशन जरूर सकती है लेकिन वहां पर इसकी लोकेशंस नहीं है। नर्व टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और के पेरिफेरी में लोकेटेड है, ठीक है, इंटेस्टाइन से रिलेशन इसका नहीं है। तो राइट आंसर वुड बी योर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फैट। अब इसका आंसर जरूर बताना मुझे, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, एकदम से जल्दी से बता दो आंसर मुझे। सभी अपने चैट बॉक्स में डालो और राइट आंसर दो बच्चों, एकदम सही आंसर, बहुत इजी वाला है ना। सेल्स ऑफ टिश्यू रेस्पॉन्सिबल स्टोरिंग फैट, जो फैट को स्टोर कर रही हैं उन टिश्यूज की बात कर रहे हैं। क्या बच्चों? डी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकांश सही दिया इस बार गलती की चांस बिल्कुल नहीं थी।